हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अगला टॉपिक रहेगा हमारा रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के लिए संकेत लिखना। इसके अलावा रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग विभिन्न प्रकार को पढ़ेंगे और उसका नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, उसे एक बार देखें और एक अपना नोट्स बनाने का प्रयास करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम टाइम में आप इसका बेहतर परिणाम ले सकें। चलिए इसके फर्स्ट टॉपिक को हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के लिए संकेत लिखना कितना ज़रूरी है और इसके किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं और इसका जो है संक्षिप्त रूप क्या है। तो देखिए, सूचना पूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कि सूचना पूर्ण बनाना है, यानी कि अच्छा बनाना है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसके भौतिक अवस्था को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर ठोस है तो ठोस को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, अगर द्रव है तो द्रव को हम लोग लिक्विड यानी कि एल से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार आपका गैस है तो जी से डिनोट करते हैं, या जलीय भाप या विलयन है तो उसे हम लोग एक यू के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये चारों आपको याद कर लेना है कि ठोस को किस से डिनोट किया जाता है, तो एस से, लिक्विड को एल से, और जो है आपका गैस के जो है जी से। यदि आप जलीय विलयन या भाप का बात करते हैं तो एक यू का हम लोग प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है एफी। एफी क्या है, यानी कि आपका लोहा है, आयरन है, तो ये क्या है, ठोस होता है। इसी के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है भाप, यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक यू का प्रयोग किया गया है। और अभिक्रिया करके ये बना रहा है आपका Fe3O4। ये जो है Fe3O4 जो है आपके लोहा का एक अयस्क का सूत्र है, जिसे हम लोग एस से डिनोट किए हैं क्योंकि ये ठोस है। इसी प्रकार यहाँ पे आपके हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे नोट के माध्यम से कुछ सूचना को प्राप्त किया गया है। सभी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके हर एक भौतिक अवस्था को लिखा जाए, जब तक कि यह आवश्यक ना हो। ये जब तक ना कहा जाए कि रासायनिक समीकरण को लिखिए और उसके भौतिक अवस्था के साथ जो है समीकरण को संतुलित कीजिए, तब तक जो है हम ये कार्य नहीं करते हैं। इसी प्रकार कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि कभी कभी ताप देना पड़ता है, दाब को देना पड़ता है, उत्प्रेरक को भी देना पड़ता है। आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। ये उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को चेंज कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है NCERT के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, यानी कि आपका CO, यानी कि ये CO जो है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये आपके हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है 340 ATM दाब पर, और अभिक्रिया करके बना दे रहा है आपका मेथेनॉल। क्या बना रहा है, मेथेनॉल। मेथेनॉल को हम लोग जो है वुड स्पिरिट के नाम से जानते हैं। ये आपके NCERT के है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, इसीलिए इसको ज़्यादा याद करने का प्रयास करना है कि वुड स्पिरिट का जो है आपका रासायनिक सूत्र क्या है, तो CH3OH जो है वुड स्पिरिट का रासायनिक सूत्र है, इसे मेथेनॉल भी कहते हैं। इसी प्रकार आप देखे होंगे हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जमीन से जल लेकर सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट अणु का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो यह भी जो हो रहा है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है। यहाँ पे उत्प्रेरक को हम लोग ऊपर या नीचे की ओर दर्शाए हुए हैं। इसी प्रकार अगला रहेगा हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं उसको समझते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को उनकी प्रकृति यानी कि प्रकृति के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि फर्स्ट हमारा आता है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, इसमें देखिए दो गो मिलेगा तो एक गो का निर्माण होगा, यानी कि दो गो मिलकर एक का
निर्माण करे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एग्जाम में हमको ऐसा नहीं लिखना है। इसको याद करने के लिए मैंने बताया कि 2 मिलेगा तो 1 का निर्माण होगा, उसे संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर यानी कि जुड़कर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हैं, मैग्नीशियम को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये आपके क्या हुए, संयोजन अभिक्रिया हुए, क्योंकि 2 मिलकर जो है 1 का निर्माण किया। ठीक इसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तो यहाँ भी 2 मिलकर 1 का निर्माण किया। इसी प्रकार नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके आपके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है। इसे रासायनिक पदार्थ का राजा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी प्रकार चलते हैं, अब हमारा रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करने के पश्चात ये बना रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग भाखड़ा चूना जो घर की पुताई में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो भाखड़ा चूना का सूत्र क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और खैनी खाने वाला चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। इसी प्रकार ये सभी के सभी आपके क्या हुए, तो संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हैं, क्योंकि 2 मिलकर जो है 1 का निर्माण कर रहा है। अगला हमारा बचा एग्जाम्पल जो है फेरस यानी कि आयरन जो है लोहा जो है सल्फर से अभिक्रिया किया और अभिक्रिया के पश्चात ये बना दिया आपका फेरस सल्फाइड। क्या बना दिया, फेरस सल्फाइड। इसलिए यह भी क्या है, हमारा संयोजन अभिक्रिया है। अब यहाँ पे देखिए एक विशेष टॉपिक दिया गया है आपके NCERT में कि यदि हम कली चूना पर जल प्रवाहित करें। आप देखे होंगे घर में जब आपका घर पुताई होने वाला है तो एक बड़े से नाद में हम क्या करते हैं, कली चूना को डालते हैं, और कली चूना को डालने के बाद उसमें यदि हम जल को डालते हैं तो ये जो जल होता है वो खौलने लगता है और आसपास के क्षेत्र जो है ये गर्म हो जाते हैं, यानी कि ऊष्मा जो है इसमें से उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ जानकारी एकत्रित करना है हमें कि यदि कली चूना में हम जल को प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है, और वही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी को लेकर हम लोग बाल्टी में क्या करते हैं, अपने दीवार को पुताई करते हैं, और पुताई करने के बाद उसमें एक चमक आ जाता है। तो यहाँ से देखिए उपरोक्त अभिक्रिया से बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना का सूत्र क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO है। इसी प्रकार बुझा हुआ चूना, अरे जब नहीं बुझा है तो जब पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इसी में जब पानी डाल दिए तो हमारा निर्माण हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। या भाखड़ा चूना का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH, ये आपका H2 जो है आपका भाखड़ा ऑक्साइड का ये सूत्र है। अगला है कि बुझा हुआ चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने में किया जाता है। जो भी दीवार को हम लोग पोताई करते हैं वो कौन सा चूना होता है, तो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम आपका हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखिए यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण आपको प्रयोग देखने के मिल सकते हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। यदि हम जो भाखड़ा चूना है उस पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये जो है आपके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग संगमरमर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो पूछ सकता है, यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। इसी प्रकार हमारा रहेगा संयोजन अभिक्रिया के शर्त, यानी कि संयोजन अभिक्रिया जो है किस किस शर्त में हो सकता है। तो ये देखिए संयोजन अभिक्रिया जो है 2 तत्वों के बीच हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे मैग्नीशियम को लिए तो मैग्नीशियम हमारा क्या है, एक तत्व है। इसी प्रकार ऑक्सीजन को लिया तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक तत्व है। तो ये 2 तत्व के बीच अभिक्रिया हो सकता है। इसी प्रकार तत्व और यौगिक के बीच भी संयोजन अभिक्रिया हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को लिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया कराया तो क्या बना दिया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो ये जो है तत्व के बीच की भी अभिक्रिया है। इसके अलावा तत्व और यौगिक के बीच की भी अभिक्रिया है, और ये 2 यौगिक के बीच की भी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रियाएं जो है किन किन बीच होता है। तो ये 2
तत्वों के बीच होता है, तत्व और यौगिक के बीच भी होता है। इसके अलावा दो यौगिकों के बीच के भी यह अभिक्रिया है। तो यौगिक के बीच कैसे अभिक्रिया होगा इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3। ये जो है जल की उपस्थिति, जल भी हमारा क्या है तो एक यौगिक ही है, और आपके सल्फर ट्राईऑक्साइड यह भी एक यौगिक ही है। तो दोनों जो है यौगिक है और दोनों मिलकर हमारा निर्माण कर रहा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है, जिसे रासायनिक पदार्थ का राजा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए नोट में बात लिखा गया है कि दो मिलने पर एक प्राप्त होना संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ऐसे याद करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दो मिलने से एक की प्राप्ति होना क्या है संयोजन अभिक्रिया है। इसे संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई योगात्मक अभिक्रिया? क्योंकि ये जो है दो मिलकर जो है एक का निर्माण कर रहा है, दो जो है जुड़ रहा है, इसलिए एक योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका कितना नाम हो गया? संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। इसका चार नाम है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, दूसरा हमारा रहेगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन का तात्पर्य है किसी पदार्थ का टूटना, यानी कि किसी अगर बड़ा सा पदार्थ है वो जो है अलग अलग टूट रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे वियोजन। अब इसका डिफिनेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का एक पदार्थ का बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बड़ा सा पत्थर ले लिए और पत्थर को जो है आप तोड़कर अलग अलग हिस्सों में बांट दिए, तो क्या हुआ? आपका वियोजन अभिक्रिया हुआ। यानी कि एक बड़ा सा पत्थर था, उसको आप अलग अलग भागों में तोड़ दिए, तो वो क्या हो गया? पत्थर का वियोजन हो गया। ठीक इसी प्रकार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का एक बड़ा अणु, इसमें हम क्या लेंगे? अणु को लेंगे, इसमें पत्थर को नहीं लेंगे। यानी कि एक बड़ा अणु दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर को यदि हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यह जो है कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए हमारा जो चूना पत्थर है इसको हम गर्म किए तो दो पदार्थ का निर्माण कर दिया, एक तो हमारा कली चूना का निर्माण कर दिया और दूसरा जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे पहले तो ये एक था और टूट के कितना दिया? दो दिया। तो एक बड़ा अणु रहे और टूटकर जो है दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन भी एक प्रकार का हमारा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि हमें भोजन करने के पश्चात ये कई छोटे छोटे भाग में पार्टिकल में टूटते हैं। ठीक ना? तो हमारा भोजन करना भी क्या है? एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ से एग्जाम्पल से प्रश्न पूछ सकते हैं कि भोजन जो है मनुष्य के शरीर में भोजन का पचना ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार हमारा रहेगा कली चूना का उपयोग जो है सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। यानी कि जो भी आपका जो खैनी खाने वाला चूना है उसका निर्माण जो है उसका उपयोग जो है सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। अगला हमारा रहेगा फेरस सल्फेट। अगर हम फेरस सल्फेट को उष्मा देते हैं, क्या करते हैं? उष्मा देते हैं, तो यह जो है आपके Fe2 और O3 इसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और SO3 में ये परिवर्तित हो जाता है। अब ये देखिए जो आपका फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो है FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है। जो क्रिस्टल जल साथ जो आपका H2O बना है ये जो है त्याग देता है और यह क्रिस्टल का रंग जो है हरा हो जाता है। ये क्रिस्टल का रंग जो है कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 का SO3 में वियोजित हो जाता है। क्या होता है? वियोजित हो जाता है। तो एक था और कई पदार्थ का निर्माण कर दिया, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि जो आपका फेरिक ऑक्साइड है,
Fe आपका 2O3 जो है ये ठोस हैं, ये क्या हैं, ठोस है, क्योंकि ये लोहा का क्या है, अयस्क हैं। इसी प्रकार जो आपके SO2 यानी कि सल्फर, आपके सल्फर ऑक्साइड जो हैं आपके, और सल्फर ट्राईऑक्साइड हैं, ये सभी के सभी गैसें हैं। तो यहाँ से समझने वाला बात हमारा ये पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा कि फेरिक ऑक्साइड को हम लोग जो है किसका अयस्क मानते हैं, तो ये लोहा का अयस्क है। ये जो है किसका सूत्र है, तो हेमेटाइट का भी सूत्र है। तो हेमेटाइट का सूत्र क्या है, Fe2O3 जो हेमेटाइट का जो है रासायनिक सूत्र है। इसी प्रकार FeSO4 7H2O को हम लोग हारा कशिश के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट और 5H2O को किस नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट रहेगा हमारा, कॉपर सल्फेट और 5H2O को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको तो मैंने जाना कि हारा कशिश है, और इसको किस नाम से जानते हैं, यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए, ना तो अगला वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसको किस नाम से जाना जाता है। अगला जो है हमारा, उपरोक्त अभिक्रिया ऊष्मा के प्रभाव से कराई जाती है, यानी जो भी अभिक्रिया मैंने कराया वो जो है ऊष्मा के प्रभाव से कराया, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, लेड नाइट्राइट को हम ताप के साथ गर्म करने पर लेड ऑक्साइड और भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि लेड नाइट्राइट को यदि हम ताप के साथ गर्म करते हैं तो कौन से रंग के धुएं उत्सर्जित होते हैं, तो भूरे रंग के धुएं उत्सर्जित होते हैं। और ये जो भूरे यानी कि ब्राउन रंग के जो धुएं होते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। किसका धुआं होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका Pb और NO3 का होल ट्राइस 2, ये जो है अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा दिए, तो ये जो है विघटित होकर आपके बना दिया लेड ऑक्साइड यानी कि PbO और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसी के साथ ऑक्सीजन, यानी कि एक था और टूट के जो है दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण किया, इसलिए इसे भी हम लोग बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया है। अगला हमारा रहेगा प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, इसमें भी क्या होगा, एक पदार्थ जो है कई भागों में टूटेगा, लेकिन इसमें जो है प्रकाश की अनिवार्यता जो है होगी। अब हम समझ सकते हैं कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त होगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और सभी अभिक्रियाएं। तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, जो आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, धूसर रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है, सिल्वर धातु और क्लोरीन में वियोजित होता है। धूसर रंग का होकर जो है सिल्वर धातु और क्लोरीन में क्या होता है, ये जो है वियोजित हो जाता है, यानी कि विघटित हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, यदि AgCl यानी कि आपका सिल्वर क्लोराइड को यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करें, तो गर्म करने के बाद जो है आपका Ag अलग और जो है क्लोरीन अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला हमारा रहेगा, इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड अभिक्रिया करता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जो पहले आप देखे होंगे कैमरे के रील पर जो कैमरा पर रील लगाया जाता था, आज ना मोबाइल आ गया है, जो कैमरे के रील होता था जिस पर फोटो शूट होते थे, वो किसका बना होता था, तो आपके Ag ब्रोमाइड का बना होता था, ठीक ना, Ag ब्रोमाइड का बना होता है। और जो चाइना डिश होता है, तो चाइना डिश के ऊपर जो है आपके कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो आपके AgCl यानी कि आपके AgCl का प्रयोग किया जाता है, जो आपका सूर्य के प्रकाश में वियोजित होकर क्या बनाता है, आपके Ag+ में क्लोरीन का निर्माण करता है। तो अगला हमारा है कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट वाली बात यह है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि AgBr का उपयोग किया जाता है। वही जो कैमरा का पट्टी होता है, तो कैमरा के पट्टी पर कौन से धातु का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और जो चाइना डिश होता है उसके ऊपर जो है
सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो काफ़ी दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये जो अभिक्रिया होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर जो हमारा शुरू होगा वैद्युत अपघटन अभिक्रियाएं। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।